तो स्वागत है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिवीजन सीरीज थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू में। आज का टॉपिक है नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। ओवरऑल 11th ये वीडियो है और इस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट 1 है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल आप चाहो तो आराम से पढ़ लेना। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है अपनी कॉपी में फ्रॉम 1 to 18। क्रेडिट सिस्टम का ध्यान में रखना है कि थ्रू आउट द लेक्चर आपको डेवलप करना है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, जिसको ISSG बोलेंगे, है ना, दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस। क्या डेवलप करता है? एक डेटाबेस। किसका? इन्वेजिव स्पीसीज का, ग्लोबल लेवल पे। बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? 4 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है IUCN, दूसरा है UNEP, है ना, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। अगला है UNWCED, मतलब वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। लास्ट है वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक, चारों में से कौन बुक करता है, पब्लिश करता है ना? तो अगर आपने IUCN जैसे ही देखा तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर यही तो है जो रेड डेटा बुक पब्लिश करती है। रेड डेटा बुक क्या है? कि सारे स्पीसीज, है ना, और प्लांट्स का डेटा रखता है। और रेड क्यों है? क्यों? क्योंकि जो खतरे में है ना, खतरे में प्लांट्स या स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उन सब का ये ब्यौरा या डेटा रखता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है IUCN, है ना, कि ये ISSG मतलब इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप का भी डेटाबेस रखता है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो आराम से। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लीजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। क्या है क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर? 4 ऑप्शन है, पढ़ते हैं। पहला, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोएलिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पहला ही आंसर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया, लेकिन अपने जानकारी के लिए हम बाकी देखेंगे। अच्छा देखो, बात यह है कि अगर ऐसा कुछ वर्ड आया ना, क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर, तो इसमें ऑब्वियस है एक ही सही होगा, बाकी तो ऐसे ही रेंडम कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो उसमें पूरे के पूरे ऑप्शन में एक एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ कीवर्ड्स अगर होते हैं उसको ध्यान में रखना है। ऐसा तो कोई यहाँ पे कीवर्ड दिख नहीं रहा, राइट, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे इसका आंसर ए हो गया। अब उसी के बारे में ज्यादा डिटेल हम हासिल करेंगे। क्या कि क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर इज एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस प्रोड्यूस्ड बाय 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेमली क्या क्या नाम है उनका? क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रैकिंग क्लाइमेट एक्शन सिंस 2009। इट मॉनिटर्स 32 countries accounting for more than 80% of global emission. The Climate Action Tracker is an independent scientific analysis that tracks government climate action and measures it against the globally agreed Paris Agreement, है ना। ऊपर किसी पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बोला था मैंने, 2015 में जो है ना पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो जो ग्लोबली एग्री पेरिस एग्रीमेंट एम ऑफ होल्डिंग वार्मिंग well below 2 डिग्री सेल्सियस एंड परसुइंग एफर्ट टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने बोला कि देखो 2 डिग्री से तो हम बिल्कुल नहीं ले जाएंगे ऊपर, लेकिन हम चाहेंगे कि 1.5 के अंदर ही सिमट जाए, लिमिट हो जाए। क्या? ग्लोबल टेम्परेचर जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के लेवल का था उससे 1.5 डिग्री भी ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ये प्लेस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 4 स्टेटमेंट है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर दी करेक्ट, है ना, कौन से करेक्ट है? पहला, द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन देम। ठीक है, देखो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसके साथ साथ जेनरिक है, दैट्स वाई करेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। दूसरा, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ग्लोबल EP100। अब यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल एनर्जी IEA आ गया और उसके बाद EP100 आ गया। अब इन दोनों में, है ना, हो सकता है कि EP100 कोई और लॉन्च करता हो, यहाँ पे नाम ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज कर दे। तो ऐसा बहुत बार UPSC करती है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ये हमें नहीं पता, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला, EP100 brings together leading companies communities to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals। देखो, जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, या स्कीम का वो अगर एक्सप्लेनेशन देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है। तो इसको हम सही मान के चलते हैं कि पहला और तीसरा सही हो गया, दूसरे को कह नहीं सकते। बाकी देखते हैं। सम इंडियन कंपनी आर मेंबर ऑफ EP100, हो सकता है। अगला, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरिएट टू द अंडर 2 कोalition। पता नहीं, फिर से यहाँ पे 2 चीज आ गया, एक IEA आ गया और अंडर 2 कोalition आ गया, राइट। तो इसको भी नहीं पता। तो पहला
और तीसरा और चौथा, है ना, तो ये सही लग रहा है। दूसरे और पांचवें पे हमें कंफ्यूजन है, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन में भी, है ना, ये होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और दूसरा और पांचवें को अगर हम एलिमिनेट करें तो ठीक है, तो आंसर बी होना चाहिए। देखते हैं कितना सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आंसर बी। ये यहाँ से हम एक अप्रोच भी डेवलप कर रहे हैं, क्या करने का, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, है ना, गलत होगा, लेकिन कम से कम एक अप्रोच आपका डेवलप होगा ना, आपको मालूम चलेगा कि हाँ, कहाँ पे आपका किस टाइप का थिंकिंग प्रोसेस या अप्रोच गलत हो रहा है, राइट, सच दैट आप उसको अगली बार सही कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में, और स्पेशली वो वाले जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हैं ना, तो उसको आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है एटलीस्ट। ठीक, इसी से डेवलप होता है आपका एक अप्रोच, रेशनल अप्रोच। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख के एक एक चीज क्लियर करते हैं कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट फाउंडेड इन 2003। सोचो, इतना पुराना, विथ ऑफिसेस इन लंदन, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली और एम्स्टर्डम और बीजिंग। यहाँ इतनी जगह पे उसके ऑफिसेस हैं। इट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क। करेंटली इट्स नेटवर्क इंक्लूड 500 मल्टीनेशनल बिजनेसेस इन 500 मल्टीनेशनल बिजनेसेस इन 175 मार्केट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि EP100 इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लेड बाय द क्लाइमेट ग्रुप एंड द अलायंस टू सेव एनर्जी। देखा, यहाँ पे इसने क्या कह दिया था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। मैंने कहा ना कि ऐसे वो चेंज करके, है ना, UPSC खेला करती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। IP100 कौन करता है? सेव एनर्जी, है ना, द क्लाइमेट ग्रुप एंड द अलायंस टू सेव एनर्जी। तीसरा, climate group's global EP100 initiative brings together a growing group of energy smart companies committed to improving their energy productivity and doing more with less greenhouse gas emission. By integrating ambitious energy targets into business strategy, leading companies are driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emissions and reduction goal। ठीक है, जनिक चीजें। चौथा भी सही है। ठीक है, महिंद्रा ग्रुप उसका पार्ट है, इंडिया का हो ही गया। पांचवा गलत है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ग्रुप इज सेक्रेटरिएट टू दी अंडर टू कोलिशन। कौन है? क्लाइमेट ग्रुप है, ना कि IEA, है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एनर्जी, IEA। क्या लिख रहा मैं? IEA। ठीक, जो ऊपर दिया था पांचवें स्टेटमेंट में वो गलत है। इसका कौन सा है? क्लाइमेट ग्रुप इज दी सेक्रेटरिएट टू दी अंडर टू कोलिशन and not the International Energy Agency, and work with government to accelerate climate action through 4 work streams। कौन कौन सा? पाथवे, पॉलिसी एक्शन, ट्रांसपेरेंसी और डिप्लोमेसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द इंडिया सैनिटेशन कोलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, यहाँ तक एकदम सही है। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर कोइलेशन का, स्कीम का, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का ये डिफिनेशन बता रहा है कि क्या काम है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होता है। लेकिन आगे जो बोल दिया कि फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो, इंडिया सैनिटेशन कोइलेशन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हो सकता है, लेकिन WHO जो यहाँ पे बोल दिया हो भी सकता है, नहीं भी, इसलिए इस पे हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, पता नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज द एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। फिर से वहां पे दो चीज आ गया, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स आ गया। अच्छा, ये देखो ध्यान से, नेशनल इंस्टीट्यूट है और आगे क्या बोला? एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेशन सोल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है तो एपेक्स बॉडी कहाँ से हो जाएगी, है कि नहीं। दूसरा गलत हो गया, पहले का पता नहीं, तो दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा गलत, दूसरा गलत। तो या तो ए होगा या तो डी होगा, देखते हैं। ठीक है, या तो ए होगा या तो डी होगा, 50-50 तो पहुंच गए। तो डी होगा, मैंने बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे जो हमें डाउट था ना WHO वाला, तो ये डाउट बिल्कुल सही हो गया कि WHO इसका नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पहला गलत, दूसरा भी गलत। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फिक्की जो है, इनेबल एंड सपोर्ट सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन बाय ब्रिंगिंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म थ्रू अ रेंज ऑफ catalytic actions. These include supporting the unlocking of vast financing with focus on the private sector, forging partnership with allied organizations for leading the discourse on sustainable sanitation। पढ़ लेना आराम से, है ना। तो इट इज नॉट फंडेड बाई हु, ये ध्यान में रखना है।
दूसरा इनकरेक्ट है क्यों, क्योंकि NIUA इज एन इंस्टीट्यूट फॉर, देखा मैंने बताया था ना इंस्टीट्यूट, उसके नाम में ही इंस्टीट्यूट है, रिसर्च ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इन अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. इट वाज established in 1976 as an autonomous body under the Society Registration Act. The institute is supported by the Ministry of Housing Urban Affairs. ध्यान रखिए सपोर्टेड बाई, ना कि अपेक्स बॉडी, है ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. Which one of the following has been constituted under the Environmental Protection Act 1986? ये आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया था, आपको तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. और ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता था, क्यों सर दैट आपको आइडिया रहे कि हाँ जो भी आप कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, है ना, ऐसे ही बस तुक्काबाजी नहीं कर रहे हो. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. विद रेफरेंस टू द इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तीन स्टेटमेंट है. पहला, वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. देखो पढ़ के कितना अच्छा लग रहा है ना, कि जितने भी वाइल्ड एनिमल होते हैं सबके सब सोल प्रॉपर्टी होते हैं गवर्नमेंट, होने भी चाहिए. ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है. लेकिन जो यूपीएससी का फाइनल आंसर किया है ना, तो ये देखो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हर कोई, है ना, बोलेगा हाँ ठीक है वाइल्ड एनिमल जो है, अभी तो ऐसा तो है ना कि कोई वाइल्ड एनिमल को डोमेस्टिकेट कर सकता है, दैट्स वाई वाइल्ड एनिमल का सोल प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट होता है. लेकिन ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है यूपीएससी के आंसर की में गलत है. पहला तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए और सी गया, बचा दूसरा या तो तीसरा. देखते हैं दूसरा और तीसरा में क्या हो सकता है. दूसरा बोला, व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज इंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया या फिर आउटसाइड. बिल्कुल ठीक है. तीसरा, अप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग. अब ध्यान समझो कि बोला बिकमिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ. अगर डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है ना, तो सफिशिएंट ग्राउंड बन गया उसके कैप्चर या किलिंग का. नहीं, जरूरी थोड़ा ना कि उसके अलावा बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं. या तो ऐसा वो बीमार हो कि रिकवरी नहीं कर सकता, तब भी मारने का, है ना, नौबत आ जाए, तो इसलिए तीसरा नहीं हो सकता. मतलब कई सारे कंडीशन इसमें हो सकते हैं. तीसरा नहीं हुआ तो बचा कौन सा, दूसरा. दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. पहला इनकरेक्ट है क्यों, मैंने बता ही दिया, ऑफिशियल आंसर की में इनकरेक्ट माना गया था, है ना. और दूसरा सही है क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सब्जेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डज नॉट discriminate between animal found in protected area or outside. It provides for equal protection for wild animal irrespective of where they are found. तीसरा गलत है क्यों, क्योंकि only if the wild animal becomes a danger to human life or is diseased or disabled beyond recovery can be allowed to captured or killed, है ना. Mere apprehension or fear that a wild animal could endanger human life is not a ground for capture or killing. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. बोला विथ रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट. देखो ये रेंडम चीजें आ जाती है ना. अब बात आती है सर कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, है ना. जितना भी पढ़ लो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई डिक्लेरेशन तो छूट ही जाता है. तो इन सब का तरीका है कि आप कॉमन सेंस और एक जो अप्रोच डेवलप किया है आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू को लगा के उसको अप्लाई कर सकते हो. क्यों, क्योंकि इतने अगर आपको डेटा नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो अगर ऐसे ही छोड़ते गए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो छूट ही जाएंगे, है ना. तो चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के. दैट्स वाई आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा. ठीक, और रिस्क कैसे लेते हैं वही मैं नॉलेज के साथ साथ इस सीरीज में आपको सिखा रहा हूँ. राइट, चलो इसमें देखते हैं लगा के क्या होता है ना. 5 स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग. ठीक, पहला बोला इट वाज फर्स्ट इंडोर्स एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014. देखो एक तो डेट दे दिया, एक तो ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, है ना. तो गलत होने के भी चांसेस है, सही भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क. इट इंडोर्स अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है. अगला, इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन. अब ध्यान से समझो, कोई भी अगर डिक्लेरेशन ऐसा होता है जो लीगली बाइंड होता है ना, तो वो फेमस होता है ना, उसके चर्चे होते हैं. ठीक, इसका तो ऐसा कुछ चर्चा है नहीं, नहीं तो आपने वो जरूर पढ़ा होता. तो लीगली बाइंड तो नहीं हो सकता. तीसरा तो नहीं हो सकता. अब ऑप्शन पे आ जाओ, तीसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता. बचा कौन कौन सा, पहला, दूसरा या चौथा, या तो दूसरा और पांचवा. देखो दूसरा तो दोनों में है, दूसरा तो होगा. अब पांचवा देख लेते हैं पहले. इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेचरी एट इट्स इंसेप्शन. ठीक है, रुक जाओ, पहले चौथा भी देख लेते हैं. इट इज इंडोर्स बाई गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज. बिल्कुल ठीक है ना. फॉरेस्ट को अगर सेव करने की बात हो रही है तो ये सारे के सारे तो होंगे ही होंगे. तो चौथा तो सही लग रहा था. पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट होगा, पांचवा नहीं होगा. ऑप्शन देखते हैं. बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया. आई होप कि आपको क्लियरिटी हो रहा होगा. एक
अप्रोच डेवलप करने का, राइट। चलो, पहला स्टेटमेंट सही है कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन सितंबर 2014 में हुआ था, है ना। सॉरी, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट वाज इंडोर्स एट दी, यहाँ पे यूएनसी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन सितंबर 2014। दूसरा भी करेक्ट है कि क्या है, emphasize 10 goals which include halting natural forest loss by 2030। ठीक, ओके। तीसरा गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि इज अ वॉलंटियर एंड नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। चौथा करेक्ट है ना। पांचवा भी इनकरेक्ट है, देख लेना आप। नॉट अ सिग्नेचरी ऑफ न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हैज बीन डेवलप्ड फॉर। अब चार चीजें हैं, बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। अगला, एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग ड्यूटी अराउंड द वर्ल्ड, नहीं। इनेबलिंग गवर्नमेंट टू एक्सेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्री, और ना। असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड, ना। करेक्ट आंसर पहला ही हो गया कि असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक, कार्बन कॉमन कार्बन मेट्रिक जो है उसका मतलब हो गया, आपको ध्यान में रखना है। फॉर मेजरिंग एनर्जी यूज एंड रिपोर्टिंग ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन फ्रॉम बिल्डिंग ऑपरेशन। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, कॉमन कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंसिडर करते हैं। तीन स्टेटमेंट है। पहला बोला, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीज आ गया, एक तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज है ना, एक अप्रोच आ गया, और दूसरा एक क्या आ गया, लेड बाय दिस इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। ओके, दो चीजें आ गई, क्वेश्चन मार्क नहीं पता। अगला, द प्रोजेक्ट ऑफ दिस इज कैरिड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर इन फ्रांस। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक तो ऑर्गेनाइजेशन आ गया, दूसरा उसका लोकेशन आ गया कि हेडक्वार्टर फ्रांस में है, तो इसके भी गलत होने के चांसेस हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं पता। अगला, द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक इन इंडिया इज वन ऑफ द, इतना इसका रिसर्च सेंटर, प्लीज पढ़ते हैं इसको, नहीं समझा। द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, है ना, इन इंडिया इज वन ऑफ CGIRS रिसर्च सेंटर। देखो ये भी नहीं पता। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं स्टेटमेंट वाले, जो मतलब हो सकता है कि नहीं पता हो, तीनों की तीनों ना पता हो, जैसा ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका आप एक्सप्लेनेशन ही देखते हैं, उसी में भलाई है। तो बोला पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है ना। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आई थिंक छोड़ना ही बेहतर है ना, जहाँ पे कोई भी लॉजिक आपका ना लगे, या फिर लॉजिक लगाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, है ना। ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए बाकी क्वेश्चन कर लो, फिर लास्ट में ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे आओ। ठीक, यहाँ पे कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन फिर भी करना है लॉजिक के थ्रू, तो उसके लिए जरूरी है टाइम चाहिए, सच गलती ना हो। तो पहले आप देख लेते हैं इसको। पहला गलत है, मतलब पहला सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो दिए थे ना वो बिल्कुल सही। तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोग्राम इन इंडिया इज अ प्रोग्राम ऑफ CGIAR रिसर्च प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, जो लास्ट वाले स्टेटमेंट में था वही है, उसका फुल फॉर्म देख लेना। On climate change, agriculture and food security. The CCAFS started piloting the climate smart village in 2012 in Africa, बुर्किना फासो, घाना, माली, नाइजर, है ना, इन सब जगह पे, इन साउथ एशिया में, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में। ठीक, स्टेटमेंट दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, आराम से पढ़ लेना, जस्ट फैक्ट्स है ना, ध्यान में होना चाहिए। उस समय करंट अफेयर्स में था, दैट्स व्हाई पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2023 City of the World। देखो ये करंट अफेयर्स की बात है, क्योंकि 21 में पूछा और 2020 का बोल रहा। अगला, हैदराबाद वाज सिलेक्टेड फॉर रिकॉग्निशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। तो आपको लग रहा होगा पहला तो सही होना चाहिए, तो लेकिन पहला ही गलत है, दूसरा सही है ना। क्यों? क्योंकि हैदराबाद सच में सिलेक्ट हुआ था रिकॉग्निशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। ओके, और पहला वाला गलत है। क्यों गलत है वो देखते हैं कि हैदराबाद हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय द आर्बर डे फाउंडेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम फंड, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है, कैपिटल डेवलपमेंट फंड कहाँ से आ जाएगा, है ना।
ओके, तो पहला गलत, दूसरा सही है कि इट्स कमिटमेंट टू ग्रोविंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट। ठीक। हैदराबाद अर्न रिकॉग्निशन इन द फाउंडेशन second year of the program along with 51 other cities globally. 120 cities from 63 countries assessed and the only city in India to get this recognition so far. मतलब केवल और केवल यही सिटी है पूरे इंडिया में, है ना, जो ऐसा रिकॉग्निशन मिला इसको। नेक्स्ट, 36% ऑफ द इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर देखा भी था, है ना, कितनी बार, तो ये 3 बार आ चुका। देखो कैसे है ना, स्टेटमेंट जो है मैटर करते हैं यूपीएससी एग्जाम में। अगला, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन दी वर्ल्ड। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन बिल्कुल सही है ना, कि इंडिया जो है लार्जेस्ट एरिया है किसमें, ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन दी वर्ल्ड। पहला दूसरा, पहला दूसरा, इसमें ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, कुछ तो गलती हुआ, है ना। तो देखो दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल सही है, तो दूसरा और तीसरा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला देख लेते हैं, 36% ऑफ द इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय दी, अच्छा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसके द्वारा नहीं होगा, किसी और के द्वारा होगा, या फिर ये परसेंटेज में चेंज होगा, देख लेते हैं। वैसे करेक्ट आंसर तो हमारा आ गया बी, है ना। ओके, ये देख लेते हैं कितना परसेंट है। पहला गलत क्यों हुआ। बेस्ड ऑन द ग्राउंड वाटर लेवल एरिया अक्रॉस द कंट्री आर स्प्लिट इनटू 3 कैटेगरी। इतना इतना इतना, आउट ऑफ द टोटल इतना असेसमेंट यूनिट्स इन द कंट्री, इतना यूनिट हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। कितना, 17%, 5% क्रिटिकल और इतना सेमी क्रिटिकल। तो कितना हुआ, 17, 5, 22 और 14, 36, है ना, 36% तो हो गया। लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी में हुआ ना, कुछ क्रिटिकल हुआ, कुछ ओवर एक्सप्लॉइटेड हुआ, है ना, और कुछ सेमी क्रिटिकल हुआ। लेकिन हमें स्टेटमेंट में क्या बोला था, हमें स्टेटमेंट में बोला कि ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल नहीं बोला, दैट्स वाई गलत हुआ। ठीक, सोचो इतना डीप में जाके क्वेश्चन पूछा था। ओके, ये तो देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ना, सी, नागार्जुन से श्री सीलम साइलम टाइगर रिजर्व। अच्छा, बाकी भी देख लेते हैं। कॉर्बेट कहाँ पे है, यूके मतलब उत्तराखंड में। और रणथंबोर कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। नागार्जुन आपको पता ही है। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है किसके अंडर में, किसके अंडर में डिक्लेयर किया जाता है, ये जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज डिक्लेयर अंडर विच एक्ट। एरिया ऑफ द कोर, है ना, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बोलो या एरिया ऑफ द कोर बोलो, सबसे ज्यादा नागा, नागा अर्जुन सागर सी सलम कितना है, 2595, है ना। रटने की जरूरत नहीं, जस्ट ये ध्यान में रखो कि ये सबसे ज्यादा है, फिर सुंदरबन है, फिर रणथंबोर है, फिर कॉर्बेट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following protected area is well known for the conservation of a subspecies of Indian swamp deer, Barasinga, that thrive well on hard ground and exclusively ग्रेमिनिवोरस। तो ये चारों के चारों ऑप्शन देखो। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में। मुद्दुमलाई कहाँ, तमिलनाडु। ताल छपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है कहाँ पे, कहाँ पे है ये, आई थिंक उत्तराखंड में है। देख लेते हैं एक बार, कंफ्यूज है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए। ताल छपार, ताल छपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी सॉरी, राजस्थान में है। ओके, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है राजस्थान में, तो ये हो गया राजस्थान। कान्हा आपको पता है मध्य प्रदेश, और यही इसका करेक्ट आंसर है, बारहसिंगा। एक बार बताओ मेरे को कि मध्य प्रदेश का, है ना, स्टेट एनिमल क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। देखो मस्क डियर जो है ना, वो हिमालय साइड में मिलते हैं। तो अब इतना हिंट दे दिया, आप चारों में से अब देख लो कौन सा होगा। देखो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो यूपी में है। ठीक, मानस अभी देखा आसाम में, गंगोत्री यूके में, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यूके में। तो ये दोनों के दोनों आंसर हो गया, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मस्क डियर मिलेगा, पहला और दूसरा। तो आंसर हो गया ए। मस्क डियर को आपको दिखा भी देता हूँ, सच दैट आपको ध्यान में रहे, मस्क डियर। ओके, मस्क डियर, ये देखो, ये होता है मस्क डियर। आई होप कि देखा हो आपने, देखा है इसको। ठीक है, मस्क डियर इज अ सब्सटेंस विद अ परसेंट ऑर्डर है।
ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, ये मैंने बताई दिया आपको। If a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? ये है कि उसको फिर कल्टीवेट करने के लिए एक लाइसेंस चाहिए आपको, तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो एक एक्ट है पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन 9 सितंबर 1972. It was enacted for the protection of the plants, birds and animal species. It has 6 schedules that extend to the whole of India. शेड्यूल 1 से लेकर 5 तक विद डील्स विद एनिमल्स, वेयर शेड्यूल 6 जो है रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेशन, पोजीशन एंड सेल ऑफ रियर प्लांट स्पीसीज. Placement in Schedule 6 provide for regulation in the cultivation of a specified plants and restricts its possession, sale and transportation. Both cultivation and trade of specified plants can only be carried out with prior permission of the competent authority. For cultivation of Schedule 6 species, a license would be required. Okay, next question. According to the India National Policy on Biofuel, which of the following can be used as raw material for the production of biofuels? आपको पता है बायोफ्यूल्स के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सुगरी फूड चाहिए हमें, है ना। तो कसावा भी होता है, डैमेज व्हीट ग्रेन भी होता है ना। और इन दोनों का पता नहीं, रोटन पोटैटो भी होता है, सुगर बीट भी होता है। तो कितने हो गए? 1 2 5 6। 1 2 5 6 कहीं दिख रहा? बिल्कुल पहला ही दिख रहा है, आंसर हो गया पहला, खत्म। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है ना। अब बाकी आप चाहो तो देख सकते हो कि क्या क्या बायोफ्यूल में लगता है। शुगर केन, शुगर बीट, स्वीट सोरगम, कॉर्न, कसावा, एल्गी, है ना। बगास, बैगास क्या होता है याद करो। बैगास मैंने बोला था कि शुगर केन, मतलब कि शुगर केन से, है ना, शुगर अगर निकाल लिया हमने, उसका रस निकाल लिया, जो बाची बचा उसको बैगास बोलते हैं। वुड वेस्ट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री रेजिड्यू, एडिबल एंड नॉन एडिबल वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट ऑफ डीजल क्वालिटी। नेक्स्ट ये है, As per law, compensatory afforestation fund management and planning authority exist at both center और state level. बिल्कुल सही है। अगला, people participation is mandatory in the compensatory afforestation program carried out under the compensatory afforestation fund Act 2016. अभी मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइप का पीपल पार्टिसिपेशन नहीं है, ना तो इसमें और ना तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ना तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। ओके, तो दूसरा गलत, पहला सही है। तो पहला सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, हमने देख ही लिया है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आप चाहो, अगर आपने पहली बार में अच्छे से नहीं देखा है, इसको देख सकते हो पॉज करके, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को अभी आप गूगल करोगे, देखोगे, इसका करेक्ट आंसर है ये सारे के सारे एरिया जो है उसके अंडर में आते हैं। क्या? अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अब बताओ मेरे को, टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे यहाँ पे? 18 है, ठीक। उसमें से एक कौन सा है? अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, और टाइगर रिजर्व, ये सब। पहला आंसर फिर करेक्ट हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट तो है ही नहीं, खत्म, बस इतना ही था जो भी था। तो आई होप कि एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, क्वेरी, परेशानी नहीं होगी। अगर रही होगी तो आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा पूछने के लिए, ठीक। चलो, आज के लिए आपके लिए 2 लाइन ये रहा आपके सामने। Your greatest test is when you are able to bless someone else while you are going through your own storm. कहते हैं ना कि दिल में आपकी आग जलती रहे, लेकिन सामने अगर कोई आए तो उस प्यासे को भी आप पानी पिलाने का मादा रखते हो। मतलब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपके अंदर भले ही ज्वाला जल रही हो, लेकिन फिर भी सामने अगर कोई ऐसा आता है जिस जरूरतमंद, है ना, जिसके लिए आप कुछ कर सकते हो बेहतर, तो आप कर देते हो, है ना। तो वो ग्रेटेस्ट टेस्ट होता है आपके लिए। तो आई होप कि इस चीज़ आपको क्लियर होगा और इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। तो मीनवाइल आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और लड़ते रहो।